हेलो बच्चों, कैसे हो? तो फिर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ, और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूंगा इन माय नेक्स्ट वीडियो, है ना? है क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स? अच्छा, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं और हम लोग ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। अच्छा, चलो बढ़िया है। अब नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक एरिया से, एक कोई भी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा, यह बताएगा कि इस एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इस एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यह बताएगा कि इस एरिया से कितना फील्ड लाइंस पास होगा। तो जब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें जानने के लिए एक तो चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चाहिए एरिया। अब एरिया का बात अगर आया है तो हम लोग ये भी जान लेते हैं, थोड़ा बहुत एरिया के बारे में पढ़ लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। हालांकि क्लास 11 में या इससे पहले उतना अच्छी तरह तुम लोगों ने नहीं देखा होगा, या फिर एक्चुअली पढ़ना चाहिए था कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये चीज पहले ही बताया गया होगा। अगर नहीं बताया तो भी सुन लो कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब एरिया का डायरेक्शन भी होता है। एंड द डायरेक्शन ऑफ एनी एरिया इज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। इस सरफेस के परपेंडिकुलर उसका डायरेक्शन डिनोट किया जाता है। ठीक, अब मान लो ये एक एरिया है, जैसे कि मैंने दिखाया यहाँ पे, ये एक एरिया है। इस एरिया का एक वेक्टर, और ये एरिया में बता रहा हूं ये वेक्टर है, तो इस एरिया का एक डायरेक्शन होगा और ये डायरेक्शन किधर की तरफ होगा। एक तो चीज बताया गया, ये डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस मतलब ऐसे भी हो सकता है आउटवर्ड, और इनवर्ड भी हो सकता है डायरेक्शन। मतलब अगर मैं एक एरिया ड्रॉ करता हूं ये वाला, तो एरिया वेक्टर इधर की तरफ भी हो सकता है, या तो फिर एरिया वेक्टर इधर की तरफ भी हो सकता है। कौन सा डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन हमें लेना चाहिए? दोनों। अब देखो, सरफेस को भी हम लोग डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, एक ओपन सरफेस और एक क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस में बाद में आएंगे, पहले ओपन सरफेस। ओपन सरफेस में दोनों तरफ डायरेक्शन पॉसिबल है। एक्चुअली एरिया कैसे आया, हमको पता है कि मान लो ये x है, ये y है, और यहां पे मैंने एक, ये मान लो लेंथ है, ये ब्रेथ है। L क्रॉस B क्या है? ये अगर लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्रेथ रिप्रेजेंट कर रहा है, L क्रॉस B, B क्रॉस L, मतलब B क्रॉस L करने से इनसाइड, L क्रॉस B करने से आउटसाइड, कुछ भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है, हम लोग दोनों लेंगे। ठीक है, L क्रॉस B एरिया, L क्रॉस B मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है, लेंथ और ब्रेथ का क्रॉस प्रोडक्ट है एरिया। तो एरिया जो है बेसिकली मैंने बताया कि ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस। कैसा क्लोज सरफेस, किसको क्लोज सरफेस बोलेंगे? जैसे कि मान लो एक क्यूब हो गया, ये क्लोज है चारों तरफ से, ये क्लोज सरफेस हुआ या नहीं? अब थोड़ा अच्छी तरह ड्रॉ करना यार, मेरा डायग्राम बहुत खराब है, मैं पहले बता देता हूं कि दिस
दिस। अब देखो ये क्लोज सरफेस, फॉर क्लोज सरफेस इट इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब एरिया वेक्टर फॉर दिस सरफेस, ये वाला फेस के लिए एरिया वेक्टर ऐसा आउटसाइड, ये वाला फेस के लिए ये जो फ्रंट में है एरिया वेक्टर आउटसाइड. There is no inward direction. For any closed surface, it is always outward normal. For open surface, it can be outward, it can be inward, या फिर this side और that side बोल सकते हैं. ये ऊपर वाला सरफेस ये होगा एरिया वेक्टर. ये वाला होगा एरिया वेक्टर इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए. ठीक, इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए ऐसा, मतलब ठीक, जब भी क्लोज सरफेस हो तो एरिया वेक्टर या फिर एरिया का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हम लोग क्लोज सरफेस होने से आउटवर्ड लेंगे. क्लियर है? और ओपन होने से दोनों साइड ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, अब क्या बता रहा हूं कि कोई भी एक एरिया से नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना पास हो रहा है वही फ्लक्स बताता है. ठीक है ना? कितना नंबर ऑफ लाइंस इस एरिया से पास होगा यही मेरे को फ्लक्स बताएगा, डिटरमाइन करेगा इस एरिया के लिए. ठीक, अब एक चीज और बताओ, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है. यहां पे लाइंस आर मोर क्लोजली प्लेस्ड, यहां लाइंस में गैप ज्यादा है. सेम एरिया से अगर मैं ये इसका एरिया लेता हूं, मान लो ये भी और एक आ जाएगा, इसका एरिया सेम लेता हूं, ऐसा एक एरिया ले लिया, इसका ऐसा एक एरिया, सेम एरिया के लिए यहां पे 4 लाइन क्रॉस हो रहा है, यहां से ज्यादा लाइन क्रॉस हो रहा है. और ज्यादा लाइन मतलब इसके एसोसिएटेड फ्लक्स ज्यादा होगा, इसके एसोसिएटेड फ्लक्स कम होगा. क्यों? बिकॉज ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस इंडिकेट्स कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये इसको 2 ले रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको 1 ले रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड 2. मतलब जब जहां पे डेंसिटी ऑफ लाइंस मोर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है. माइंड इट, डेंसिटी ऑफ लाइंस ज्यादा है तो जैसे कि यहां पे ले लिया, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताओ, यहां पे ए यहां पे बी ले रहा हूं, तो ई ए इज ग्रेटर देन ई बी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक, बिकॉज डेंसिटी हियर इज मोर. यहां पे डेंसिटी क्या है? कम है. तो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि फ्लक्स के लिए क्या क्या फैक्टर है. एक कि कितने, पहला फैक्टर यह है कि एरिया चूज करना है. सेकंड फैक्टर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड. और कुछ है क्या? हाँ, हो सकता है कि नंबर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो रहा है. माइंड इट, जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं. मान लो ये एक एरिया है और मान लो इधर से बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं, बहुत सारे, और मैंने इसको ऐसे दे दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे क्रॉस होंगे. ठीक, ऊपर से भी जा रहा है तो फ्लक्स ऊपर जो पास हो गया, कुछ पास हो गया, कुछ पास नहीं हुआ, मतलब टोटल मान लो बहुत सारे सिर्फ लाइंस ही दिख रहे हैं. जैसे इधर तक लाइन से जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, और मैंने इसमें छोड़ दिया तो इसमें फ्लक्स मिलेगा, मुझे मिलेगा या नहीं? अब क्या किया मैंने, इसको थोड़ा थोड़ा टिल्ट करता गया. ठीक है, ऐसे. तो इधर से दिखाता हूं,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उधर से आ रहा है, तो ये ज्यादा आसान होगा तुम लोगों को समझने के लिए। उधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे अंदर से जा रहा है। मान लो ये एरिया कवर करता है टोटल 100 लाइंस, 100 लाइंस आर क्रॉसिंग थ्रू इट। और भी जा रहा है जो क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है, इससे क्रॉस नहीं कर रहा है, इससे साइड से जा रहा है, कोई बात नहीं। ये हो गया इसका ये टोटल एरिया। अब क्या किया मैंने, ये जो मेरा कॉपी है, सॉरी एरिया है, इसको मैं ऐसे घुमाया तो कुछ लाइन जो पहले एक गैप बना ना उधर, वो गैप बना ना, पहले जो लाइन इधर पे भी गैप बनेगा, ये दोनों में से गैप बनेगा। ये अब अगर ये कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं, तो ये ऑब्वियसली एक गैप बनेगा या नहीं? तो ये गैप से जो लाइन चला जा रहा है वो इससे पास नहीं हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घट गया इस एरिया से पास होता हुआ लाइंस घट गया। या तो फिर देखो और घटा, और ऐसा करते जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और घटेगा इस एरिया से, और ऐसे कर दूंगा तो एक भी लाइन पास नहीं हो रहा। इस एरिया को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मान लो एक थिन सरफेस है जिसका कोई थिकनेस नहीं है। तो अब ऐसे 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 करूंगा तो एक भी लाइन इस सरफेस से पास नहीं होगा। तो अगर जैसे ही ऐसा कर दूंगा मैं तो एक भी लाइन पास नहीं होगा, और अगर जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा और फार्दर करूंगा तो अब फिर से नंबर ऑफ लाइंस इसमें बढ़ता जाएगा। जैसे मैं ऐसे घुमाऊंगा, मान लो ऐसे घुमाया तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ये पास नहीं हो रहा था, पर जैसे मैंने घुमाया तो अभी ये पास होना लग गया। ऐसे घुमाया और जो इधर से जा रहा था वो पास हो गया, इधर से जा रहा था वो पास हो गया, अब ऐसे जब किया पूरा पास होने लग गया। कहने का मतलब है जैसे जैसे मैं इस कॉपी को घुमाता जाऊंगा, ऐसा करूंगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर उधर से आ रहा है तो एक भी फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस विल बी जीरो। ऐसे करूंगा तो फ्लक्स बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम हुआ। फिर और घुमाया तो फिर से घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, जीरो हुआ। फिर से अगर मैं इसको ऐसे घुमाता जाऊंगा तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम हुआ। फिर से घुमाऊंगा तो ऐसे ऐसे घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है और एक चीज पे, क्या चीज? एंगल। किसका एंगल? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। एक एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच में, मतलब अब देखो इन दिस केस पर्टिकुलरली, मान लो मैंने इधर ही एरिया वेक्टर लिया तो इसमें जो आता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है ना? क्या होगा? ये पॉजिटिव, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? जीरो। तो जीरो जब हो रहा है तो मैक्सिमम दे रहा है। क्या दे रहा है मेरा? मैक्सिमम फ्लक्स दे रहा है। अच्छा, कॉज एक चीज और, अब देखो ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स कब मैक्सिमम दे रहा है? अब फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे, उसमें भी फाई से डिनोट करते हैं, इसलिए ई या फिर बी सफिक्स में लिखा जाता है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या क्या चीज चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए? एक तो ई चाहिए, एक ए चाहिए, और एंगल बिटवीन देम चाहिए। और जब एंगल जीरो हो तब फ्लक्स मैक्सिमम होता है। अब देखो मेरे पास दो चीज है, एक तो वेक्टर प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट, एक तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, और एक क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। एक चीज और है, फ्लक्स इज स्केलर, दो वेक्टर क्वांटिटी से बना हुआ है। अच्छा, स्केलर है, वेक्टर है, और एक चीज से देख सकते हैं मैथमेटिकली, क्योंकि मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा जीरो होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा या कॉस थीटा? साइन थीटा।
डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा, और अगर थीटा इक्वल टू 0 होता है तब कॉस का वैल्यू मैक्सिमम देता है। मतलब यहां पे थीटा क्या हुआ, 0 हुआ तभी मैक्सिमम हो, तो ये कॉस थीटा हुआ या साइन थीटा, कॉस थीटा। अगर ये कॉस थीटा हुआ, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0 पे साइन थीटा मेरे को 0 देगा जो कि क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, तो बेसिकली ये डॉट प्रोडक्ट हुआ। स्केलर क्या हो गया, सॉरी फ्लक्स क्या हो गया, स्केलर प्रोडक्ट, और वो तीन चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अभी देखो, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एरिया, और एक एंगल बिटवीन देम, या फिर कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेसिकली ये क्या हो गया मेरा, स्केलर प्रोडक्ट। अगर ये स्केलर प्रोडक्ट हुआ, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए और ई ए कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। अब फ्लक्स फाई जो है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, डिपेंडिंग ऑन द एंगल्स, डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ाता हूं मैं, मान लो वही लिया मैंने एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जितना स्ट्रेंथ था उस स्ट्रेंथ में 100 लाइंस पास हो रहे थे, अब मैंने स्ट्रेंथ बढ़ाया, तो स्ट्रेंथ बढ़ाया मतलब गैप्स बिटवीन देम घट जाएगा, तो अभी 100 के जगह 120 पास हो रहा है, तो 120 पास होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, ठीक। एरिया बढ़ा दिया, अब एरिया बढ़ा दिया तो पहले 100 एकोमोडेट कर रहा था, अभी मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम रखा, एरिया को बढ़ाया, तो पहले 100 एकोमोडेट हो रहा था, अभी 150 एकोमोडेट हो रहा है। ऑब्वियसली एरिया बढ़ने से भी फ्लक्स बढ़ेगा। और क्या चेंज करने से, और एंगल चेंज करने से, ई और ए के साथ एंगल, माइंड इट, फिर से बता रहा हूं, ई और ए के साथ एंगल। यहां पे देखो सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल क्या है, यहां पे सरफेस के साथ तो 90 डिग्री बना रहा है, बट सरफेस के साथ एंगल हम लोग कभी चेक नहीं करेंगे। हम लोग किसके साथ चेक करेंगे, एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल, वो चेक करेंगे, कभी भी सरफेस के साथ चेक नहीं करेंगे। मैं बार बार बता रहा हूं, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन आया है और गलती किया है। जैसे कि एक मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूं ऐसे, और एक सरफेस जो है पहले ऐसा था, इसका एरिया ऐसा, ठीक है ना। थोड़ा सा और अलग ड्रॉ करता हूं, मान लो ये एक एरिया है, और इधर से घुसा, इधर से निकला, घुसा निकला, घुसा निकला, अच्छा ठीक है ना। हाँ, तो इधर से घुसा और इधर से निकला, और तुम देखो इसका एरिया वेक्टर ऐसा ले सकते हैं, और ई और ए के बीच में एंगल क्या हो गया मेरा, 0। ई और ए के बीच में एंगल क्या हो गया मेरा, 0, तो ये मैक्सिमम फ्लक्स देगा। अब मैंने क्या किया, उसी को ही ई को ऐसे ही रखा और प्लेन को कुछ ऐसा कर दिया, जो कि प्लेन एंगल बना रहा है 37 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। मतलब पहले प्लेन कुछ ऐसा था और प्लेन फिर ऐसा कर दिया, ये वाला प्लेन मैंने ड्रॉ किया, और ये प्लेन, ये जो प्लेन है 37 डिग्री बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये प्लेन पहले ऐसा था, प्लेन ऐसा हो गया, प्लेन बना रहा है 37 डिग्री, ये प्लेन का लाइन है मान लो, ठीक है ना। जिसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया, अगर 2D में ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसा लगेगा कि प्लेन ऐसा है और ये 37 डिग्री है, ठीक। ये प्लेन, तुम लोगों को एक लाइन दिखेगा ना, मेरा हाथ ऐसा, ठीक, 37 डिग्री बना रहा है।
तो अभी फॉर्मूला, अगर ये एरिया ए है इसका, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए कॉस ऑफ 37। सही है क्या? ई ए कॉस ऑफ 37 सही है क्या? नहीं है। प्लेन के साथ कितना एंगल बनाना है उससे कोई मतलब नहीं है मेरे को, ये गलत है। क्या है ये? गलत है। देख फिर से बता रहा हूं, इसको रब करता हूं इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका एरिया वेक्टर ऐसा सेम डायरेक्शन, कोई बात नहीं। फिर मैंने ऐसे 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 बेंड किया तो एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर ऐसा। ठीक, मतलब ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैंने जो बताया ये एंगल बताया 37 डिग्री, मतलब ये एंगल बताया मैंने 37 डिग्री। तो क्या ये भी 37, ये और ये तो 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया एंगल 53। क्या हो गया एंगल 53। अगर ये 53 हो गया मतलब ई और ए के साथ एंगल क्या हो गया 53। प्लेन के साथ नहीं, एरिया वेक्टर के साथ। इसमें बहुत धोखा होता है, इसमें एरिया वेक्टर ऐसे नीचे, तो ये 37 हो रहा है। अगर ये 37 है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 53। क्लियर? तो अब क्या हो जाएगा एक्चुअल आंसर, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ 53, या फिर 90 माइनस 37 इज 53। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा है, मैं बताता हूं तुमको, दिखाता हूं, देखो रुको कैसे दिया। ऐसा दिया, एक एरिया दे दिया और ये एक प्लेन है। मान लो बोर्ड का जो प्लेन है उसी प्लेन में मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसी प्लेन में ऐसे पास हो रहा है। ठीक, और ये जो हॉराइजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री है। कितना है 30 डिग्री। तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस एरिया, इसका एरिया ये बताया, ये ई बताया आया था। तो ये बहुत लोगों ने ई ए cos 30, बी ऑप्शन ई ए cos 60, सी ऑप्शन ई ए, डी ऑप्शन 0। क्या हो ई ए cos 60 या ई ए cos 30, ई ए cos 30 नहीं है, ई ए cos 60 नहीं है, ई ए नहीं है, 0। हाँ, कैसे कैसे 0? अब देखो यही प्लेन है, मतलब ये प्लेन है, ये मेरा हाथ प्लेन है, ये एरिया हो गया मान लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है, ऐसे इसी प्लेन से ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, वो इस प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। पहले तो ये बताओ इस एरिया वेक्टर का, ये जो एरिया वेक्टर है ना, इसका इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ऐसे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और एरिया वेक्टर ऐसा है, कोशिश करो, तो एंगल क्या हो गया 90। एंगल क्या हो गया रे 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल हो गया ऐसे। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गया इसी प्लेन में, और ये एरिया वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया रे 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, तो cos 90 क्या हो जाएगा रे 0। cos 90 क्या हो जाएगा 0। इस तरह क्वेश्चन और भी आया है, बोला ये टोटल एरिया है ए और उसके आधे पोर्शन से ऐसे ऐसे जा रहा है उसी प्लेन में, फिर से एरिया वेक्टर आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस प्लेन, और दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो फिर से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा 0।
ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स से भी आता है ऐसा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से भी ऐसा क्वेश्चन आया है, आई थिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आया, ठीक है ना। बट अगर मैं ऐसे बोलता कि फिर से और बोलता ये 30 डिग्री, अब देखो ये अंदर से जा रहा है, डायग्राम से पता चल रहा है, ये अंदर से जा रहा है ऐसे, अगर अंदर से नहीं जाता तो ये लाइन दोनों क्या होता, सेम होता। प्लस इसको देखो, इसको बताया गया ऐसा हॉरिजॉन्टल टाइप, हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो फिर से क्या हो जाएगा आंसर, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस 37, ई ए कॉस 90, ई ए कॉस 53, नन। अरे ऐसे ही मैंने ऑप्शन लिखा, तुम लोगों को पता होगा एरिया वेक्टर इसका अपवर्ड होगा, हाँ या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, अगर ये 37 है तो ये 53 एरिया के साथ 53 बना रहा है, तो आंसर सी है या नहीं। तो फ्लक्स को समझने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, टोटल मैथमेटिक्स है, बस इतना याद रखना है कि एक एरिया से कितना नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस करेगा, कैसे क्रॉस करेगा, कितना एंगल बना रहा है उस एरिया के एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के साथ, याद रखना एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कहानी। अब ऐसे भी देख सकते हैं, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं और मैंने एरिया वेक्टर ये चूज किया है, ये नहीं, ठीक है ना। तो ये अगर, तो यहां से अगर मैं इस सरफेस को कंसीडर कर रहा हूं, ये वाला मतलब मेरा जो हाथ है ये वाला सरफेस को कंसीडर कर रहा हूं और एरिया वेक्टर मैंने ये लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहा है इससे, मतलब फ्लक्स निकल रहा है, इट इज आउटवर्ड फ्लक्स, क्या बोलूंगा, आउटवर्ड फ्लक्स, इन दिस केस आउटवर्ड फ्लक्स, इट इज क्या है, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, बिकॉज ये ई ए कॉज ऑफ 0, क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है बट मैंने ये ले लिया, ये मतलब ये एरिया, अगर ये एरिया है तो फ्लक्स घुस रहा है इस एरिया से, तो ये जब लूंगा तब ये आउटवर्ड नहीं बोल के मैं इनवर्ड बोलूंगा, और इन दिस केस देखो एंगल 180 हो गया, क्या हो गया, 180 इनवर्ड फ्लक्स फॉर दिस सरफेस, ये इनवर्ड फ्लक्स कितना घुस रहा है, इस सरफेस से घुसा, इस सरफेस से निकल गया, मतलब इस सरफेस से जितना घुसा उतना निकल गया, ये आउटवर्ड ये इनवर्ड, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ये वाला सरफेस के लिए ये इनवर्ड हुआ, ये वाला सरफेस के लिए ये क्या हुआ आउटवर्ड, क्लियर। तब ये इनवर्ड फ्लक्स बोलूंगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है, ये ई ये इधर, और ये एरिया वेक्टर ऑपोजिट दो वेक्टर ऑपोजिट होने से एंगल क्या होता है 180, क्लियर है। अच्छा इतना हो गया, और देखते हैं, और क्या देखेंगे हम लोग, ये देखते हैं हम लोग, मान लो आया, हाँ। अब मान लो इधर से इधर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर से इधर जा रहा है,
इधर से इधर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो इधर से इधर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। ये एरिया वेक्टर है, इसका एरिया वेक्टर है, और ये क्यूब है। मान लो ये ए है, क्यूब है और साइड ए है ना, तो ये इसका एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, बट सब क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। इसके लिए भी आउटवर्ड नॉर्मल। टोटल कितने सरफेस है एक क्यूब के, 6 सरफेस। इस बॉक्स से थोड़ा बहुत बता सकता हूं, हालांकि ये क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड ही बोल सकते हो, बट मैं क्यूब जैसा मान लेता हूं। रुको, मैं एक चीज, कुछ इस तरह बॉक्स, 6 सरफेस, एक सरफेस, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये 4 हो गया, ये 6। अब क्या है कि एरिया वेक्टर ऐसा, इसका ऐसा, इसका ऐसा, इसका ऐसा, पीछे वाले का ऐसा, ये देखो, और नीचे का ऐसा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से इधर जा रहा है, तो इससे कितना फ्लक्स होगा, ठीक। ये फ्लक्स 1 ले रहा हूं मैं, ये पहला वाला सरफेस, ठीक। कौन सा, ये वाला सरफेस का बात कर रहा हूं मैं, ये वाला, ये 1 लिया मैंने, ठीक। इसको मैंने 2 लिया, इसको मैंने 3 लिया, और नीचे वाले को लिया 4, और ये फ्रंट का इसको ले रहा हूं 5, और बैक में जो है उसको ले रहा हूं 6, बैक में ये वाला सरफेस। क्लियर। अब 1 का फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर घुस रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ई नॉट, मान लो ई नॉट इधर इधर, और एरिया वेक्टर ऑपोजिट, तो ये हो जाएगा ई ए कॉस 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस ई ए। चलो, मुझे फाई 1 मिला, व्हाट इज फाई 2? फाई 2 देखो, मतलब ये वाला सरफेस का बात कर रहा हूं, एरिया वेक्टर ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है ना, इधर से इधर, इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, और इसका एरिया वेक्टर ऐसा, तो व्हाट इज द एंगल, पता ही चल रहा है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो मैं क्या लिखूंगा, ई ए कॉस 90, तो ये क्या हो गया 0, बिकॉज कॉस 90 का वैल्यू क्या हो गया 0। अब फाई 3 देखो, मैं फाई 3 यहां ड्रॉ कर रहा हूं, फिर से ई नॉट लिया था क्या, हाँ चलो ई नॉट ले लेता हूं, क्या है कोई दिक्कत नहीं। अब फाई 3 देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ डायरेक्शन, एरिया भी उस तरफ ही डायरेक्शन, एंगल बिटवीन देम 0, तो ई ए कॉस ऑफ 0, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है, ये प्लस ई ए है। मतलब यहाँ पे फील्ड एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है, इसका एरिया भी इधर ही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 0। चलो बढ़िया। अब क्या है फोर्थ नंबर भी देखोगे तो वो 2 नंबर का ऑपोजिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा और एरिया वेक्टर ऐसा, मतलब इन दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, एरिया वेक्टर ऐसा, दोनों के बीच में एंगल 90, तो 4 के वजह से, और फिर से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फ्रंट का वजह से, मतलब 5th का, और एरिया वेक्टर ऐसा, तो दोनों के बीच में एंगल फिर से क्या हो जाएगा 90 डिग्री। फिर बैक के लिए भी सेम कहानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और तो ये 90 डिग्री, मतलब 4 बोलो, 5 बोलो, 6 बोलो, या तो फिर 2 बोलो जो पहले देखा था, इक्वल टू 0 हो जाएगा। बचेगा सिर्फ 1 और 3। तो नेट फ्लक्स क्या हो गया, नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस, नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, तो फ्लक्स थ्रू ईच एंड एवरी सरफेस, दैट मींस
फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री प्लस फाइव फोर प्लस फाइव फाइव प्लस फाइव सिक्स। तो अब देखो ये सब तो जीरो है ही, प्लस ये ई ए है और ये माइनस ई ए है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस ई ए, सॉरी ये पहला वाला फाइव वन प्लस फाइव थ्री कर रहा हूं, बाकी सब जीरो है, फाइव वन माइनस ई नॉट ए प्लस ई नॉट ए इक्वल टू जीरो, मतलब नेट फ्लक्स क्या हो गया जीरो। नेट फ्लक्स क्या हो गया जीरो। दो कारण है, दो तरीके से सोच सकते हैं। एक, जितना नंबर ऑफ लाइंस इस क्यूब के अंदर घुसा उतना निकल गया, कोई भी फ्लक्स अंदर में नहीं है, तो नेट फ्लक्स क्या होगा, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा क्यूब का जीरो। ऐसा एक सोचेंगे कि जितना नंबर ऑफ लाइंस घुसा उतना नंबर ऑफ लाइंस इस क्यूब से निकल गया, तो नेट फ्लक्स जीरो। ये पॉसिबल तभी हो पाया जब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डिस्टेंस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। मान लो सेम नहीं होता, अगर ये 3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता और ये 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता, तो ये तीनों कभी भी कैंसिल आउट नहीं होता। मतलब ओनली फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं क्लोज्ड बॉडी रख देता हूं, क्यू भी हो ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी क्लोज बॉडी रख दूं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा जीरो। अब सोचो इसी तरह का क्वेश्चंस हम लोग सिलेंडर के साथ भी करते हैं कि ये सिलेंडर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से इधर जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर, इसके वजह से फ्लक्स जीरो, इसके वजह से पॉजिटिव ई ए आएगा, इसके वजह से माइनस ई ए आएगा, ऐसे तुम लोग बहुत कुछ देख सकते हो। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा जीरो। नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा जीरो। अच्छा, अभी जो है मैं थोड़ा एक कॉन्सेप्ट देखना चाहता हूं जिसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट है ये, हम लोग देखेंगे। बट सॉलिड एंगल है क्या? अच्छा, ऐसे एंगल तो पता ही है तुम लोग, एक लाइन और एक लाइन, ये ऐसा मिलेगा, ये एंगल है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब क्या है सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल, कोन देखा है तुम लोगों ने? आइसक्रीम जो सब खाते हैं, ये जो कोन है, ये जो कोन है, और कोन में ये जो एरिया बना, ये जो रीजन है, या फिर ये वाला रीजन भी बोल सकते हैं, इसको ही सॉलिड एंगल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? या फिर यहां पे देख लेते हैं, क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल। बीच में से ये लाइन गया और ये जो एंगल है, ये यहां पे एक एंगल होता है थीटा, इसको सेमी वर्टिकुलर एंगल बोलते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं, या तो फिर हाफ एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्चुअली हम लोग देखना चाहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, या तो फिर रिलेशन बिटवीन, और एक नाम दे सकते हैं इसको, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। इसको प्लेन एंगल भी बोलेंगे, हाफ एंगल जो कोन के लिए, ऐसा कोन है, कोन ऐसे कोन बनेगा ना, ठीक, ये जो पूरा का पूरा रीजन को हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं, और इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा। बाय डेफिनेशन मान लेते, बाय डेफिनेशन ये जो एरिया, ये एरिया ये है, और अगर ये डिस्टेंस आर है, तो ये सॉलिड एंगल का डेफिनेशन है एरिया बाय आर स्क्वायर। ये सॉलिड एंगल का डेफिनेशन है।
बट कोई भी इसमें कितना एरिया है, कोई भी इस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। एरिया निकाल लेते हैं तो मुझे सॉलिड एंगल निकलेगा। बट उससे पहले इसी डेफिनेशन इसके हिसाब से और एक चीज है, सिर्फ ये नहीं होगा। मान लो एक चीज और, मान लो ऐसा है, ये कोण है और ये कोण ऐसा है, और अगर कोण ऐसा हो गया तो ऐसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोण ऐसा भी हो गया, मान लो ऐसा है, अब ये वाला ए डैश ऐसा दिया हुआ, ये वाला, इसके लिए भी क्या सेम ही वैल्यू आएगा? सेम। कौन सा एरिया लेंगे, कितना एरिया लेंगे, ये वाला एरिया लेंगे, ये वाला एरिया लेंगे, कौन सा एरिया लेंगे, ये डिपेंड करेगा कि इससे जो ये डिस्टेंस आर, ये रेडियस हो गया ना, रेडियस हो जो भी हो, आर है। हमें चाहिए द कंपोनेंट ऑफ एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू आर। ठीक, मतलब ये अगर थीटा है तो ये ए डैश कॉस थीटा, हमें ए डैश लेना है, ये कॉस थीटा, ए डैश कॉस थीटा लेना है, हमें ए डैश कॉस थीटा लेना है। ठीक है ना, क्या लेना है, ए डैश कॉस थीटा। बेसिकली सॉलिड एंगल का डेफिनेशन होगा द कंपोनेंट ऑफ एरिया, द कंपोनेंट ऑफ एरिया which is perpendicular to r divided by r square। क्लियर? अब उसी से ही अगर मैं पूछूं एक हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर के लिए सॉलिड एंगल कितना होगा, व्हाट इज द सॉलिड एंगल फॉर एन हेमिस्फीयर? तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू ए बाय आर स्क्वायर, ये तो पता ही है हमको। रेडियस ये हो गया, ये रेडियस हो गया, ये टोटल कोण। ये हेमिस्फीयर का एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल, 2 पाई इज द सॉलिड एंगल। ये इसका जो यूनिट है इसको कहते हैं स्टेरेडियन। अगर फुल हुआ, हेमिस्फीयर नहीं हो गया, पूरा स्फीयर हो गया, तब ये 2 के जगह पे आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और 2 पे जगह पे आ जाएगा 4 पाई। तो मतलब फॉर ए स्फीयर सॉलिड एंगल कितना आ जाता है, 4 पाई। नो प्रॉब्लम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आता है जनरल के लिए। मान लो सेंटर, क्लियर, और ये सेंटर से एंगल बना रहा है थीटा, ये प्लेन एंगल है। मुझे सॉलिड एंगल चाहिए, क्या चाहिए, सॉलिड एंगल। ये कुछ, ये प्लेन नहीं है, ये उठा हुआ है ऐसा, पता ही चल रहा है, मतलब ये कोण है ना, बीच में से ही आ रहा है। क्लियर? अब इसका एरिया अगर मिल गया तो प्लेन एंगल के साथ रिलेशन निकलेगा और मैं कुछ भी निकाल सकता हूं। मुझे जनरल फॉर्मूला चाहिए। और एक क्यों सीख रहा हूं मैं सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे फ्लक्स रिलेटेड, जो कि नेक्स्ट टॉपिक जो कि गॉस थ्योरम में आएगा, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन हो या फिर बहुत सारे एप्लीकेशन हो, वो काफी आसान हो जाता है सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से। तो ठीक है, अगर हम लोग अभी देखते हैं कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला क्या है सॉलिड एंगल का, फिर से बता रहा हूं, एरिया बाय आर स्क्वायर। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये ए बोल रहा हूं, और ये अगर एरिया निकल गया मेरा तो सब कुछ निकल गया, सॉलिड एंगल निकाल लूंगा मैं। तो ये एरिया निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तुम देखोगे ये कुछ ऐसा है, ये तुम जैसा, ये ऐसा है ना, है ना। अब इसका क्या करेंगे, देखो फ्रंट व्यू भी देख सकते हैं,
साइड से देख रहे हैं, मान लो साइड से देखें, अच्छा ये आप देखो, ये हो गया थीटा। थीटा लेते हैं, थीटा नहीं अल्फा लेते हैं, बिकॉज मैं थीटा लूंगा एक, इसलिए क्योंकि तुम लोगों को थीटा से ज्यादा समझ नहीं आता है, इसलिए थीटा से मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, अल्फा ले लिया ये एंगल। अब क्या है कि कल जैसे मैंने डिस्क बनाया था, याद है? ये टोटल डिस्क नहीं है, बट डिस्क जैसा ट्रीट करेंगे हम लोग। तो उसमें क्या क्या था, रिंग से बना था डिस्क। ऐसा ही कुछ करेंगे हम लोग, यहां से थीटा एंगल पे डी थीटा का अच्छा ये थीटा हो गया, और ये आर स्फेयर का ये एक पार्ट है, माइंड इट। थीटा पे एक छोटा सा एंगल मैंने लिया डी थीटा, ये ऐसे आर्क, मतलब पहले तो ये मिल गया मुझे एंगल डी थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, है या नहीं? ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस इज द आर्क, और इस थिकनेस को मैं डी आर बोल रहा हूं, डी एस बोल रहा हूं, डी एल बोल रहा हूं। तो डी एल बाय एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा। ठीक है, अगर ये आर है और ये थीटा है, तो ये वाला, ये जो रेडियस है, ये टोटल आर, ये भी आर होगा ना, ये बीच वाला भी आर होगा, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। ठीक, मतलब अगर देखोगे अभी जो रिंग बना मेरा, यहां पे जो रिंग बना, अच्छा ये जो रिंग बना, अच्छा मैंने देखो लिया एक साइड पे एंगल थीटा, उससे ये रिंग बना फुल, आधा नहीं बना। ऐसा नहीं कि एक साइड पे थीटा लिया तो आधा रिंग बना, नहीं, फुल रिंग बना। क्लियर है? तो अब ये हो गया क्या, इसको अगर कट करेंगे और सीधा कर देंगे, याद है हम लोगों ने देखा था कल, कट करके सीधा कर देंगे। लास्ट वीडियो अगर कोई देखा है अच्छी तरह देखना, इसको काट करके अगर सीधा करूंगा तो ये रेक्टेंगल बनेगा नहीं, ये हो जाएगा डीएल इसका थिकनेस, और ये हो जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा, बिकॉज यहां पे रेडियस कितना है, आर साइन थीटा है। चलो वेरी गुड। तो मुझे जो ये एरिया मिला, इसका एरिया, ये छोटा सा रिंग का एरिया, ऐसा छोटा छोटा एरिया बनते बनते ये पूरा एरिया बनेगा, वही एरिया तो चाहिए मुझे। ये छोटा सा एरिया बना, ये छोटा सा एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर साइन थीटा डीएल, एंड व्हाट इज डीएल, 2 पाई आर साइन थीटा, डीएल के जगह पे आर डी थीटा, या तो फिर लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, दिस इज द एरिया। ये छोटा सा एरिया, फुल एरिया चाहिए मुझे, क्या चाहिए, फुल एरिया। मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है ना, फुल एरिया चाहिए। तो टोटल एरिया जो है इंटीग्रेशन ऑफ डीए है, कहां से कहां तक, जीरो से लेके अल्फा तक, जीरो से लेके, बिकॉज ये टोटल एंगल, ये जीरो से लेके थीटा लिया था, तब ये आर साइन थीटा हुआ, और जब अल्फा लूंगा ये टोटल आर आएगा, आएगा या नहीं, सॉरी ये टोटल, ये आर नहीं, ये वाला, ये टोटल डिस्क आ जाएगा,
अगर मैं ये इतना सा एंगल लिया तो ये डी थीटा की वजह से ये रिंग आया। जब मैं थीटा से पूरा अल्फा 0 से लेके अल्फा तक करूंगा तो हर एक रिंग आएगा, हर एक रिंग, है ना। 0 पे ये वाला रिंग, और 0 से थोड़ा ज्यादा तो और एक रिंग, और एक रिंग, ऐसे एंगल चेंज करता जाऊंगा तो रिंग बढ़ता जाएगा। ऐसा रिंग, हर रिंग को जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा ये एरिया मिलेगा, है या नहीं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये अगर तुम देखोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, और ये साइन थीटा डी थीटा होगा, इंटीग्रेशन 0 टू अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा 0 टू अल्फा। तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस कॉस अल्फा माइनस, अच्छा इस माइनस को बाहर ले लेते हैं, माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस 0। तो ये हो जाएगा माइनस 2 पाई आर स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस 1, ठीक है ना, कॉस अल्फा माइनस 1। तो अगर इसको मिटा दिया मैंने तो एरिया आ गया मेरा, माइनस साइन को अंदर ले लो, 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा, वेयर अल्फा। तो मतलब अगर कोण है और ये वर्टिकली हाफ एंगल अल्फा है, तो ये वाला जो एरिया हुआ, ये एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा, याद रखना, ठीक। तो सॉलिड एंगल क्या होगा, सॉलिड एंगल होगा एरिया बाय आर स्क्वायर, एरिया बाय आर स्क्वायर। तो एरिया कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कैंसिल, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, ये सॉलिड एंगल हुआ। और देखो ये सॉलिड एंगल के साथ ये प्लेन एंगल का रिलेशन हुआ, ठीक है ना। ये डायग्राम उतार लेना, तो मतलब कोई भी कोण हो ऐसा अगर है, उसका सॉलिड एंगल के साथ ये एंगल का रिलेशन जो आएगा वो आएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। याद रखना, बहुत यूज में आएगा, बहुत ज्यादा। क्लियर, ये समझ में आया, याद रखना इसको। चलो, ये तो टॉपिक हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने देखा, और उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स और आगे बढ़ने के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट चाहिए था सॉलिड एंगल का, वो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा, काफी इंपॉर्टेंट है, और ये चीज हमें काफी यूज होगा आने वाले वीडियोस में, हम लोग देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में। इज दैट क्लियर? चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।